गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विद केपी सर। ठीक है, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं बच्चों प्रोनाउन, तो जैसा कि आप सीख चुके हैं आर का क्यू, तो आइए समझते हैं अब ई का स्क्वायर। ठीक है, तो ई इंटू ई क्या बताया था बताओ। ई का मतलब इम्फेटिक प्रोनाउन और ई का मतलब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। आपको 2 मिनट में ही समझ में आ जाएगा कि इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है। गौर से सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पढ़ेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। तो जो इम्फेटिक प्रोनाउन है, जो इम्फेटिक वर्ड है, वो एडजेक्टिव की फॉर्म में काम कर रहा है। ठीक है, जिस वर्ड में आई सी आता है ना, वो शब्द आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह काम करता है, बट इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। ठीक है, डोंट फॉरगेट। तो यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन होता क्या है, इसको कहते हैं दबाव सूचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? दबाव सूचक सर्वनाम। जब कोई कर्ता अपने आप पर या अपने किसी काम पर दबाव डालता है ना, यानी कि एम्फेसिस करता है, उसको जोर देकर कहता है, तो उसको ही हम कहते हैं क्या? एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, ये प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आई माई सेल्फ किल्ड अलोन, तो यहाँ पे आई के बाद क्या है? माई सेल्फ। तो मैंने स्वयं ही शेर को मारा है। तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, वो क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि वो माई सेल्फ सब्जेक्ट पर एम्फेसिस कर रहा है, जो कि सब्जेक्ट क्या है? हमारा आई के अकॉर्डिंग ही क्या है? माई सेल्फ। ठीक है, अगर वो ऐसे कह दे कि आई हिमसेल्फ किल्ड अलोन, तो गलत है, क्योंकि ही के साथ क्या लगाते हैं? हिमसेल्फ, और तुरंत बाद में आता है। इज दैट क्लियर ना? तो यहाँ पर आपको समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या कि आई माई सेल्फ हैव डन दिस वर्क, या यू कैन से ही हिमसेल्फ हैज डन दिस वर्क। तो दोनों में से कौन सा राइट है? तो अगर आप कह रहे हो कि आई माई सेल्फ हैव डन दिस वर्क, तो ठीक है। अगर आपने कहा आई माई सेल्फ डन दिस वर्क, तो गलत है। और ये कहा ही हिमसेल्फ हैज डन दिस वर्क, ये ठीक है। ही के अकॉर्डिंग क्या है? हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ उस सब्जेक्ट ही पर क्या डाल रहा है? दबाव, यानी कि एम्फेसिस कर रहा है कि उसने जो काम वह कर चुका है वो स्वयं ही कर चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जो वह काम कर चुका है वो स्वयं ही कर चुका है, तो इस बात पर एम्फेसिस कर रहा है कि ये काम मैंने स्वयं ही किया है। तो जहाँ एम्फेसिस देते हैं सब्जेक्ट पर, तो वो चीज़ आपकी क्या होती है? बोलो, एम्फेटिक प्रोनाउन। समझ में आया ना? आइए समझते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है। तो एक्सक्लेमेटरी जो प्रोनाउन है वो क्या है समझते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक सर्वनाम। तो सिंपल सी बात है, एक एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है, एक छोटा सा डंडा, उसके नीचे बिंदी सी। ठीक है, तो वहाँ पर साइन से पहचान सकते हैं, और केवल इसमें 2 ही वर्ड आपको ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ड कौन से हैं? एक तो होता है व्हाट और व्हाट, दूसरा होता है क्या? हाउ। आपने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कितनी सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर आप अपनी फीलिंग को क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, सरप्राइज कर रहे हैं। ठीक है, अभिव्यक्त कर रहे हैं फीलिंग्स को। आपने कोई बिल्डिंग देखी, आपने कहा हाउ अ नाइस बिल्डिंग इट इज। ठीक है, कितनी सुंदर बिल्डिंग है। समझ में आ रहा है ना? व्हाट ए पिटी, व्हाट ए पिटी। तो यहाँ पर ये भी क्या है, लेकिन तीनों के लास्ट में क्या लग रहा होगा? एक्सक्लेमेटरी साइन। समझ में आ रहा है ना सभी को? तो यहाँ पर आप ई का स्क्वायर आसानी से समझ चुके हैं। तो अक्सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि वर्ड को अंडरलाइन करेगा, पूछेगा बताओ कौन सी प्रोनाउन है। तो सीधी सीधी बात है, आसानी से पहचान सकते हो, एक तो साइन से और वाटर हाउस से। समझ में आया? तो आइए समझते हैं क्या डी का स्क्वायर। तो डी का स्क्वायर क्या होता है? डी इंटू डी क्या हो जाएगा? डी का स्क्वायर। तो एक डी का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दूसरी डी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आइए सीखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। तो यहाँ पर अगर डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड करनी है, तो वहाँ पर कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ये है एडजेक्टिव। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर ग्रामर कॉन्सेप्ट क्या है,
तो यहाँ पर ग्रामर कॉन्सेप्ट है कि जिस शब्द के पीछे आई वी ही लगा मिल जाए दोस्तों वो अक्सर क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है संकेतवाचक सर्वनाम। आइए उदाहरण से समझते हैं इसको कि दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, दोनों भाई हैं, ठीक है, और दो लेडी हैं, सीता एंड गीता, ठीक है। तो राम ने श्याम से पूछा, जो सीता के पास खड़ी है गीता, वो कौन है? तो उसने उसकी तरफ इशारा करते हुआ कि ये मेरी नानी की नानी की नानी है। ओहो, तो यहाँ पर वो इशारा कर रहा है ना उसकी तरफ, यानी कि वो क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है उस चीज़ की तरफ। यार मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो चीज़ क्या है यार, तो यहाँ पर आप उसकी तरफ इशारा करके बता रहे हैं कि सर वो एक टेबल है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कि व्हेन यू आर पॉइंट आउट और एड्रेस समथिंग, ठीक है, तो वहाँ पर वो होता है क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप कह सकते हैं टू इंडिकेट और पॉइंट आउट समथिंग। जब हम किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो वहाँ पर वो क्या कहलाता है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन क्वेश्चन आता है माइंड में कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दो प्रकार का, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। तो समझते हैं कौन कौन से वर्ड हमारे डेफिनेट में आते हैं और कौन कौन से जो वर्ड हैं वो हमारे इनडेफिनेट में आते हैं। तो डेफिनेट में आता है दिस, दैट, दीज, दोस। क्या आता है, दिस, दैट, दीज, दोस, और द सेम और द अदर, ये वर्ड आते हैं। और इनडेफिनेट में क्या आता है, ए और एन, सर्टेन और असर्टेन, अदर, एनोदर, ठीक है, ये इस प्रकार के शब्द आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो दिस, दैट, दीज, दोस से ही पूछते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह काम कर रहा है। बेसिकली ये एडजेक्टिव भी बन जाते हैं और ये हमारे प्रोनाउन भी बन जाते हैं। तो सीधी सीधी बात ध्यान रखनी है, अगर इनके तुरंत बाद में कोई नाउन आए इनके अकॉर्डिंग, जैसे ये वर्ड सिंगुलर है तो सिंगुलर ही नाउन होनी चाहिए, ये वर्ड प्लूरल है तो प्लूरल ही नाउन होनी चाहिए, इनके अकॉर्डिंग जो नाउन आती है वर्डों के अकॉर्डिंग, तो फिर ये हमारे एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। एडजेक्टिव कौन सा कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर इनके तुरंत बाद नाउन आती है तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गए, अगर इनके तुरंत बाद वर्ब आ रही है तो ये क्या हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आइए समझते हैं। मैंने आपसे एक वाक्य पूछा, मैंने कहा दिस इज़ माई कैट, दिस इज़ माई कैट, मैंने दिस को अंडरलाइन कर दिया। आपसे पूछा बताओ कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, या फिर आपसे बोल दिया मैंने ये कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्या है। तो आपको सीधे सीधे पता है कि जो दिस है वो अपने तुरंत बाद क्या ले रहा है, वर्ब ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही, दिस के अकॉर्डिंग ही चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर इसी को कह देते दिस कैट इज़ माइन, दिस कैट इज़ माइन, तो दिस के तुरंत बाद क्या ही है, क्या ही है, दिस के तुरंत बाद आई है क्या, क्या, कैट, यानी कि नाउन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पर इसका यूज़ क्या है बता देता हूँ आपको। देखो जो दिस का यूज़ है ना वो थोड़ा डीप है, समझ लो। दिस का जो प्रयोग है वो पास वाली वस्तुओं के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर आप कह रहे हो दिस इज़ माई पेन, तो इसका मतलब वो पेन आपके पास है, समझ में आ रहा है ना। और अगर आप किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को इंट्रोड्यूस करा रहे हो किसी से, यानी कि परिचय करा रहे हो, आप कह सकते हैं जैसे कोई दोस्त है आपका इंट्रोड्यूस करा रहा है किसी से, तो आप कह सकते हैं हेलो दिस इज़ राहुल सिंह, है ना। आपको इंट्रोड्यूस करा दिया व्यक्ति को, दिस इज़ ए चेयर, तो हम उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और वो चेयर पास में है हमारे, ठीक है। इस तरीके से दिस का यूज़ हो सकता है। आइए दैट, तो दैट अगर मैंने कहा दैट इज़ आ टेबल, तो यहाँ पर जो दैट है वो किसकी तरह काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। अगर मैं कहूँ दैट टेबल इज़ योर्स, तो यहाँ पर जो दैट के बाद वो आया है टेबल, वो नाउन है, यानी कि डिटरमाइन कर रहा है कि वह टेबल, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या, एडजेक्टिव। आइए समझते हैं दैट का यूज़ क्या होता है। दैट का यूज़ दूर वाली वस्तुओं के लिए होता है। जब हम किसी दूर वाली वस्तु को इंडिकेट करते हैं या पॉइंट आउट करते हैं तो वहाँ पर दैट का यूज़ होता है। एक्चुअल में दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोस, कंडीशन सेम है। आपने कहा दीज आर मैंगोज, तो यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या, किसकी तरह काम कर रहा है, प्रोनाउन की तरह। और आपने कहा क्या, आपने कहा
दीज मैंगोज आर रोटन, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर लेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आइए समझते हैं एक और कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि सर्टेन और असर्टेन। तो सर्टेन जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है अपने साथ में, वर्ब भी प्लूरल लेता है, और जो असर्टेन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है, ठीक है। जैसे पेपर में एरर की फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि सर्टेन बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल नियर द हिल, ठीक है। तो यहाँ पर सर्टेन बॉय आया है, जबकि सर्टेन कैसा वर्ड है, प्लूरल है, तो यहाँ पर बॉय की जगह क्या होना चाहिए, बॉयज, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर। अगर वो कहे आ सर्टेन गर्ल्स आर डूइंग, ठीक है, देयर होमवर्क, तो यहाँ पर दो मिस्टेक कर दी हमने, 2-3 मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पर पहले गर्ल्स की जगह घर लाएगा क्योंकि आ सर्टेन सिंगुलर है, और इज आएगा, और देयर की जगह पे क्या आ जाएगा, हर। समझ में आया ना सभी को। एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर आपके एग्जाम में आती है, जब दो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के मध्य कोई तुलना होती है, यानी कि कंपैरिजन होता है, जो मध्य वाली चीज़ होती है उसका रिपीटिशन हो जाए, तो वो एक एरर की फॉर्म में बन जाती है, ठीक है। उस रिपीटिशन ऑफ नाउन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और वो प्रोनाउन कौन से हैं, वो डेफिनेट में आते हैं। तो यहाँ पर अगर सिंगुलर रिपीटिशन हो रहा है तो वहाँ पर दैट ऑफ लग जाता है, देन के बाद में, किसके बाद में, देन। और जो कंपैरिजन होगा वो दो चीज़ों के बीच होगा, यानी कि दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो वस्तु हो सकते हैं, दो जानवर हो सकते हैं, दो जगह हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। तो अगर प्लूरल है, कोई नाउन प्लूरल है और प्लूरल के बीच हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको रिपीटिशन ऑफ नाउन से बचने के लिए किसका यूज़ करना है, दोज ऑफ का, सिंगुलर में दैट ऑफ और प्लूरल में दोज ऑफ। आइए देखते हैं उदाहरण क्या है। ये उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। मैंने कहा द सीनरी ऑफ पंजाब इज़ बेटर देन सीनरी ऑफ मेरठ, ये बोल दिया मैंने। तो यहाँ पर जो पंजाब है वो एक स्टेट है, और यहाँ पर जो मेरठ है वो एक सिटी है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर उसको काट के क्या कर लेते हैं, पहले यूपी कर लेते, उत्तर प्रदेश। तो स्टेट का स्टेट से क्या हो गया, कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो करेगा सीनरी, कहाँ की, पंजाब की सीनरी मेरठ की यानी कि यूपी की सीनरी से अच्छी है। तो यहाँ पर जो सीनरी आया है ना दूसरी बार में, उसको काट कर क्या लग जाएगा, दैट ऑफ। समझ में आया, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। जैसे बोला द स्ट्रीट्स ऑफ मथुरा आर बिजियर देन क्या, दोज ऑफ वृंदावन, मतलब दो सिटियों के बीच में कंपैरिजन कर दिया, ठीक है, दो सिटी के बीच में कंपैरिजन कर दिया। तो यहाँ पर उस गलियों की बात हो रही है, तो गलियाँ क्या हैं, प्लूरल हैं, तो प्लूरल हैं, तो वहाँ पर आपको कंपैरिजन से जो कंपैरिजन हो रहा है, रिपीटिशन ऑफ नाउन है स्ट्रीट्स, तो वहाँ पर बचने के लिए क्या लगा दिया है, दोज ऑफ। तो आई थिंक आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो भाई मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है, तो आप सीधे बोलना है कि एडजेक्टिव है। पहचाना कैसे, क्योंकि सर उसके जो अंतिम अक्षर है वो IVE है, तो जिस वर्ड में IVE लगा रहता है वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव। लेकिन इट्स डिपेंड ऑन कंडीशन के वो वर्ड्स कैसे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये नहीं वो नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है, आप लपक के बोल रहे हैं कि हाँ ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है, वॉच करनी है अच्छे से, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। जो उसका हिंदी मीनिंग होता है वो होता है विभाग सूचक सर्वनाम। क्या होता है, विभाग सूचक सर्वनाम। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है इसको, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऑल, नन और बोथ, ETC और भी आ जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एक एक करके समझते हैं चीज़ों को। पहले पढ़ रहे हैं हम ईच। ईच का मतलब होता है हिंदी मीनिंग हर एक या प्रत्येक, ठीक है, दो या दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है, एक शब्द समूह की ओर संकेत करता है, ठीक है, समझ में आया। और बेसिकली ये सिंगुलर होता है, ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है और नाउन भी सिंगुलर लेता है ऑब्वियसली, ठीक है, समझ में आया। अब ये कई तरीके से काम कर लेता है। ये आपका एडजेक्टिव भी बन जाता है अगर इसके तुरंत बाद कोई नाउन आ रही हो, ठीक है। ये आपका क्या
आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है। ये आपका क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन बन जाता है, लेकिन तरीके हैं इसको पहचानने के, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि ईच ऑफ द बॉयज हैव डन दिस वर्क, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि जो बॉयज है वो प्लूरल है, नहीं, जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है यहाँ पर ईच है, ठीक है, और जो ऑफ द बॉयज है वो एक फ्रेज की फॉर्म में काम कर रहा है, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक। तो जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है ईच है, तो मैंने आपको बताया ईच कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए यहाँ पे सिंगुलर, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज। कई बार आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ अवश्य मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, ऐसे कह दिया, तो भैया यहाँ पर ईच ऑफ द गर्ल्स इज सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, और देयर हटेगा क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट क्या ईच, तो यहाँ पर ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। हर क्यों आ रहा है, रीजन है क्योंकि वो गर्ल्स की बात कर रहा है, क्या उन लड़कियों में से कोई एक लड़की, मतलब हर एक लड़की में से कोई एक लड़की, हर एक मतलब हर में से एक, प्रत्येक पर में से एक, क्लियर हो ना। तो ये चीज़ समझ में आई। अब बात कर लेते हैं किसकी, एवरी की, किसकी बात कर लेते हैं, एवरी की। दरअसल मैं आपको बता दूं जो एवरी वर्ड है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम ही नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह काम करता है, लेकिन लोग मानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कोई सिद्ध करके बता इस बात को, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर लेता है, और अगर इसके साथ में वन जोड़ दिया जाए तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह काम कर लेता है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि जो एवरी है उसका मीनिंग होता है हर एक या प्रत्येक, और जो हिंदी मीनिंग होता है एग्जैक्ट 3 या 3 से अधिक के लिए, ठीक है, एक शब्द समूह की ओर संकेत करता है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर लेकिन ये रूट से सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है और नाउन भी सिंगुलर लेता है, यानी कि एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। इसके साथ में एवरी ऑफ वर्ड ये यूज़ नहीं होता कहीं भी, ठीक है, एवरी ऑफ नहीं होता, या एवरी वन ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर है, नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। जैसे मैंने कहा एवरी बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन, कहा हर एक लड़का गार्डन में क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर अब ये सेंस तो सही लग रहा है सभी को सुनने में, देखने में, लेकिन जो ग्रामर के अकॉर्डिंग जो एवरी वर्ड है ना वो सिंगुलर है, इसलिए नाउन भी सिंगुलर आनी चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ बॉयज़ की जगह क्या आना चाहिए, बॉय, और यहाँ पर आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इज दैट क्लियर। आइए समझते हैं आइदर का यूज़। तो आइदर का यूज़ का मतलब होता है कि दो के लिए होता है, दो में से कोई एक, मतलब दो व्यक्तियों में से कोई एक, ठीक है। तो यहाँ पर आइदर भी एक सिंगुलर वर्ड है, क्या है, सिंगुलर वर्ड है। तो आइदर सिंगुलर वर्ड है, लेकिन ऑफ लगने पर जो नाउन आती है इसके बाद में वो आती है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब आती है सिंगुलर। जैसे मैंने कहा आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर आपने स्टूडेंट कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है अक्सर, ठीक है, 99%। तो आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक, वॉज गोइंग टू पंजाब, मतलब दो लड़के हैं, ठीक है, उन दोनों में से कोई एक पंजाब जा रहा है, कोई एक पंजाब जा रहा है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, कैसे कह सकते हैं, आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स यहाँ पर इज गोइंग टू पंजाब, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। अब नाइदर का यूज़ क्या होता है, नाइदर का यूज़ होता है दो में से कोई नहीं, मतलब दो लड़के हैं या दो लड़कियां हैं, कोई दो चीज़ें उनमें से, मतलब कोई भी नहीं करेगा, किसी काम को परफॉर्म कर रहे हैं, कोई चीज़ है, मतलब वो दो है ही नहीं है दोनों में से, ठीक है। तो दो में से नहीं है। आपने बोला नाइदर ऑफ द टू बॉयज़, ठीक है, हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। तो यहाँ पर जो नाइदर है वो सिंगुलर है, इसलिए हैज़ आया है, और जो नाउन आई है ना वो प्लूरल क्यों आई, क्योंकि ऑफ के लगने के बाद में नाउन प्लूरल काउंटेबल आती है, ठीक है। और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। और पजेसिव एडजेक्टिव कैसा आता है आपका, नाउन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग आता है। लेकिन वर्ड क्या है, नाइदर, नाइदर कैसा वर्ड है, सिंगुलर, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव कैसा लगेगा, हैज लगेगा। इज दैट क्लियर। आइए बात करते हैं किसकी, ऑल की। तो दरअसल ऑल में ना कैटेगरी होती है। ऑल का प्रयोग दो तरीके से हो सकता है,
ये सिंगुलर भी यूज हो सकता है और प्लूरल भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि ऑल सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा, सिंपल सी बात है, ऑल के साथ में अगर अनकाउंटेबल नाउन आती है तो सिंगुलर होता है, ठीक है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है तो ये प्लूरल होता है, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम कैसे करेगा, ऑल ऑफ द बॉयज हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, मतलब जो लड़के हैं सभी के सभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं या कर चुके हैं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, ठीक है, समझ में आई। और यहाँ पर अगर कहें आप ऑल ऑफ अस, तो जो प्रोनाउन आया है देखो प्रेपोजिशन ऑफ है, तो प्रेपोजिशन ऑफ के बाद जो प्रेपोजिशन ऑफ है उसके तुरंत बाद में जो प्रोनाउन के केस आता है वो ऑब्जेक्टिव केस आता है हमेशा, ठीक है। तो ऑल ऑफ वी नहीं हो सकता, ठीक है, ऑल ऑफ अस होगा, ठीक है। ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, मतलब हम सभी किसके लिए इनवाइट किए जा चुके हैं, पार्टी के लिए। तो यहाँ पर इनके बाद में जो नाउन आती है वो प्लूरल काउंटेबल आती है, और जो प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट आता है वो भी प्लूरल होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ऑल का यूज समझे, जैसे बोला हमने नन, तो नन का मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है, ये भी एक सिंगुलर वर्ड है लेकिन इसका यूज एक से अधिक के लिए होता है, ठीक है। और इसके बाद में अगर जो प्रोनाउन आता है वो भी क्या आता है, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और नाउन तो आपको बताया कि प्लूरल काउंटेबल आएगी, लेकिन फिर भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर। जैसे नन ऑफ द बॉयज, ठीक है, वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी, ठीक है, तो मतलब बहुत सारे लड़के थे, उनमें से किसी को पार्टी के लिए इन्वाइट नहीं किया गया था, ठीक है, समझ में आया। तो नन ऑफ देम इज गोइंग टू दिल्ली, मतलब कोई भी दिल्ली नहीं जा रहा है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। मैं आपको एक सारांश में बता दूं कि जो ईच, आइदर, नाइदर, ऑल, ठीक है, या फिर सम या फिर नन, इनके तुरंत बाद यदि ऑफ आता है, क्या आता है, ऑफ, तो ये अक्सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह, प्रोनाउन की तरह, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कंडीशन दो होती हैं, अगर इनके बाद में नाउन आएगी तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी, ठीक है। अगर इनके बाद में जो प्रोनाउन आना है वो प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। लेकिन डिपेंड ऑन कंडीशन के ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, चारों वर्ड हमारे सिंगुलर होते हैं और नन, तो इसीलिए जो वर्ब है चारों के साथ सिंगुलर लगती है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन ऑल के साथ में दोनों कंडीशन है भाई साहब, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। मैंने आपको बता दी, अनकाउंटेबल नाउन लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर, ठीक है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा वो हो जाएगा हमारा क्या, प्लूरल। तो आई थिंक आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और अगर ज़्यादा ही डीप पढ़ रहे हैं तो इनके लिए एक वीडियो भी अलग से क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें, बच्चों तक पहुंचाएं, ठीक है, वॉच करें पूरी अच्छे तरीके से। जय हिंद, जय भारत।